इजराइल के एम्बेसी के बाहर एक ब्लास्ट दिल्ली में होता है और इजराइल ने बोला है ये जरूर एक टेररिस्ट अटैक हो सकता है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2 अटैक और हुए हैं, छोटे छोटे, कोई हताहत नहीं हुआ, इसलिए ज्यादा न्यूज नहीं बनी। पर कैसे ये ब्लास्ट, जिसमें 2 सस्पेक्ट भी पकड़े गए हैं, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी हेडेक है और दिखाता है कि ग्लोबल वॉर इंडिया के इलाके में भी लड़ी जाती है, उसका प्रभाव भारत पर भी होता है, आप भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। जानेंगे कैसे इस वीडियो में। वेलकम टू ज्ञान कोश। पहली चीज हुआ क्या, इजराइल की एम्बेसी है दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में, और दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में यह एम्बेसी होने का मतलब है यहाँ केवल इजराइल ही नहीं बाकी कई देशों की एम्बेसीज होती हैं। साउथ दिल्ली में इलाका है जहाँ अक्सर आपको दूतावास मिलेंगे अलग अलग देशों के। इन दूतावासों पर हाई सिक्योरिटी होती है, पूरा रीजन ही हाई सिक्योर जोन की तरह देखा जाता है और यहाँ पर किसी भी तरह की हरकत, चाहे ब्लास्ट हो चाहे छोटा सा एक्सीडेंट भी हो, उसको भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी की दृष्टि से देखा जाता है। अब ये अटैक जो हुआ, छोटा सा ब्लास्ट हुआ इजराइल की एम्बेसी के बाहर। इसके बाद इजराइल ने इसको बहुत सीरियसली लिया है और एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारत में कोई भी व्यक्ति अगर उनके देश से आ रहा है तो सावधानी बरत के सतर्क रहे, इजराइल के झंडे या इजराइल का कोई सिंबल शो न करे आसपास कहीं और भीड़ से बचे। अब ये अटैक टेरर अटैक हो सकता है ऐसा इजराइल को लग रहा है, क्योंकि देखिए चाणक्यपुरी ऐसा इलाका है जहां बहुत हाई सिक्योरिटी रहती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अब इस ब्लास्ट के बाद वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने 2 सस्पेक्ट को अरेस्ट भी कर लिया है, एनआईए को यहां भेजा भी जा चुका है। लेकिन यह अटैक पहली बार नहीं है। 2021 में भी एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट हुआ था इजराइल के एम्बेसी के पास। भारत सरकार ने कुछ ज्यादा किया नहीं था, लेकिन फिर याद आता है 2012 जहां पर एक बड़ा ब्लास्ट भी कार के आसपास हुआ था इजराइल में, इजरायली एम्बेसी के पास, और इजरायली एक महिला जो वहां कार्य करती थी उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की गई थी। और यहां पर बात आती है इस चीज को बढ़ते हुए थ्रेट की तरह देखने की, क्योंकि ईरान ने लगातार ऐसे हमले इजराइल के ऊपर किए हैं, इजरायली एम्बेसीज के ऊपर। और दिल्ली में कहा यह जाता है कि ईरान के द्वारा ही पिछले 2 जो ब्लास्ट हुए थे उसमें कहीं ना कहीं ईरान इन्वॉल्व था। इसलिए ये जो ब्लास्ट अब हो रहा है इसके पीछे ये कहा जा सकता है कि कहीं शायद ईरान का हाथ ना हो। और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए सरदर्द ये है कि पहले ईरान से निपटना कि भाई भारत में आप ऐसा काम कैसे कर सकते हैं, दूसरा भारत के खुद हाई सिक्योर रीजन में आकर ऐसे ब्लास्ट होना, चाहे लो इंटेंसिटी या कम मात्रा के क्यों ना हो, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दूतावास हैं। इन दूतावासों के आसपास हाई सिक्योरिटी रहती है और किसी देश में अगर ऐसी जगह पे कोई भी ब्लास्ट हो पाए या कोई सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, इसका मतलब वहां की सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा किया जा सकता है। और यही डर है भारत को भी। दिल्ली पुलिस ने बोला कि उन्हें खबर मिली और कोई भी एम्बेसी का स्टाफ इसमें घायल नहीं हुआ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए उसके बाद एनआईए को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। क्यों एनआईए इन्वॉल्व हो रही है? क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है ये, एम्बेसी और एम्बेसडर्स के आसपास की बातें हैं। किसी की मौत अगर हो जाती है तो बहुत बड़ी न्यूज हो जाती है। और एम्बेसडर्स जो होते हैं इनके पास होती है इम्यूनिटी, यानी अगर इंडिया में इनके हाथ से कुछ हो भी जाए तो इनके ऊपर केस लागू नहीं होता। याद रखिए, जहां भी कोई एम्बेसी होती है वो एम्बेसी उस पर्टिकुलर देश का घर मानी जाती है। मान लीजिए आप अगर इजराइल के एम्बेसी में घुस रहे हैं तो वहां भारत की पुलिस एंटर नहीं कर सकती जब तक वो परमिट ना दे। अगर आप साउथ अफ्रीका की एम्बेसी जाएं, अमेरिका की एम्बेसी जाएं, तो उनका एक तरह का सोवरेन क्षेत्र माना जाता है, वहां उनके झंडे फहराए जाते हैं। भारत की एम्बेसी इजराइल में होगी तो भारत का सोवरेन इलाका देखा जाएगा इस तरह से। तो वहां पर लोग आते हैं अपना काम करवाने, वीजा अप्रूवल के लिए, पासपोर्ट की सेवाओं के लिए, या फिर इजराइल का कोई भी नागरिक अगर भारत में है उसके साथ कोई समस्या होती है तो वो अपनी सूचना या अपनी दिक्कतें लेकर एम्बेसी में जा सकता है। और एम्बेसी में जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो मदद करते हैं अपने नागरिकों की जो भी समस्या है वो फेस करें। तो इसलिए एम्बेसडर और एम्बेसी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के संबंधों को लेकर। एम्बेसडर्स इंश्योर करते हैं कि हर एक देश के बीच संबंध अच्छे रहें, जो दिक्कतें हैं वो सॉर्ट आउट हो। तो वो हमला देखा जाता है, एक तो भारत की सिक्योरिटी पे हमला, और इजराइल में इजरायली नागरिकों और इजराइल के स्टेट के ऊपर भी हमला एक तरह से देखा जाता है। जब आप किसी दूसरे देश में जाके उस देश की एम्बेसी के ऊपर हमला करो तो यहां अभी तक जो हमला हुआ इसमें ईरान का नाम नहीं आया है, लेकिन मैं जो बातें कर रहा हूं वो पहले की आ रही है। क्योंकि 2021 में भी न्यू दिल्ली एम्बेसी में जो अटैक हुआ था वहां पर चीजें हुई थी। ब्लास्ट में कोई इंजरी नहीं हुई थी, कोई डैमेज नहीं हुआ था, कार की विंडशील्ड तबाह हुई थी, लेकिन यहां पर हाथ देखा गया था ईरान का, जो इजराइल की एजेंसीज ने बोला था। और इसका मतलब 2021 का यह अटैक दिखाता है कि ईरान कहीं ना कहीं लगातार कोशिश करता रहता है कि इजराइल को नुकसान पहुंचाए। भारत को क्या करना चाहिए? पहली बात, भारत को इंश्योर करना पड़ेगा कि भारतीय जमीन पर कोई और विदेशी ताकत आके ऐसे हमले ना करे। अभी ये जो हमला हुआ इसकी कोई जिम्मेदारी किसी ने ली नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि असल में इजराइल ने ऐसे कई कारनामे अंजाम दिए हैं जहां उन्होंने ईरान की जो फैसिलिटीज है उनके ऊपर हमला किया। फॉर एग्जांपल, इजराइल ने हाल में ही एक हैकर ग्रुप था इनका प्रेडेटरी स्पैरो, उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया, इनके हैकर्स के ग्रुप ने इजराइल के, और ईरान के सारे फ्यूल स्टेशन यानी पेट्रोल पंप से पेट्रोल निकलना बंद हो गया।
इससे पहले इनके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर चुके हैं ये साइबर अटैक्स, और इनके कई इंपॉर्टेंट लोगों को भी मरवाने के पीछे इजराइल का हाथ बताया जाता है। बदले में ईरान लगातार इजराइल के ऊपर हमले करता रहता है, इजराइल के एम्बेसडर्स पर, इजराइल के नागरिकों पर ये आपसी झगड़ा इनका है, हमारा उतना विशेष लेना देना इससे है नहीं, क्योंकि इनकी खुद की जियोपॉलिटिक्स है इसमें इन्वॉल्व। लेकिन क्या भारत की धरती पर आकर कोई हमला किसी पे कर दे जो हमारे गेस्ट हैं उन पे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी ब्रीच है। तो अगर इस बार भी ईरान का हाथ आता है, पहले भारत ने ईरान पर उतना दबाव नहीं बनाया था क्योंकि बहुत लो इंटेंसिटी छोटे लेवल के ब्लास्ट थे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ये रिपीटेशन में हो रहा है। और अभी जब इजराइल और हमास के बीच गाजा में एक जंग छिड़ी हुई है, इजराइल के खिलाफ हाउती रिबल्स जो यमन में बैठे हैं उन्होंने अपना मोर्चा खोल दिया है, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने अपना मोर्चा खोल दिया है, और ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह लेबनान में है, हाउती यमन में है और हमास गाजा में है, ये तीनों जो है ग्रुप, इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कौन करता है? ईरान। तो ईरान सीधा सीधा स्टेक होल्डर है इस युद्ध में। अब यहां इस युद्ध की स्थिति में अगर भारत में एम्बेसी पे हमला होता और किसी की जान चली जाती तो एक बहुत बड़ा ब्लॉट लगता भारत के फेस के ऊपर। इससे आपकी जो ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री है वो हैम्पर होती है। आपकी उस पर्टिकुलर देश के साथ जिसके एम्बेसडर पर हमला हो जाए या जिसके एम्बेसी के सामने हमला हो जाए उसके साथ संबंध खराब होते हैं। तो भारत को अपने एरियाज को और सिक्योर करने की जरूरत है। इजरायली एम्बेसी पे 2012 में भी एक ऐसा हमला हुआ था जहां पर इजराइल ईरान का झगड़ा देखा गया था कि कैसे इंडिया में और जॉर्जिया में 2 जगह लगातार ईरान ने टारगेट किया था इजरायली एम्बेसीज को। वहां पर उनके एक व्हीकल में ब्लास्ट किया गया था। तो ये ऐसा ब्लास्ट था जहां पर कई लोग घायल भी हुए थे। 2012, 2021 और अब 2023। तो इस तरह के अटैक जब लगातार ईरान अंजाम देगा, ये वाला अटैक अभी तक मैं फिर कहना चाहूंगा इजराइल का हाथ अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई और बॉडी है, मान लो किसी और ग्रुप ने आकर हमला किया या फिर किसी भारतीय ग्रुप ने उग्र होकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, तो ये दिखाता है कि भारत में भी रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी। इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आपको क्या लगता है कि जो 2 अटैक ईरान ने करवाए हैं ये पैटर्न सिमिलर है, तो क्या इस बार भी हमला ईरान का हाथ उसके पीछे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये इजराइल है और यहाँ ईरान है और इनके विवाद चलते ही रहते हैं। ये है वेस्ट बैंक, या छोटा सा जो दिख रहा है, इधर है गाजा स्ट्रिप, और यहाँ पर है हमास, ऊपर है लेबनान, यहाँ पर है हिजबुल्लाह, यहाँ है यमन, यहाँ नीचे यमन, इस जगह पे यमन है, यमन में है हाउतीज, और ये तीनों मिलकर अटैक करते हैं इजराइल के ऊपर। इजराइल का युद्ध अभी चल ही रहा है गाजा में। तो ये विवाद अगर और सस्टेन करेगा, तेलों के दाम बढ़ेंगे, चीजें बढ़ेंगी, और किस तरह ऐसा विवाद जो 2 देशों के बीच में जहां भारत का कुछ लेना देना है ही नहीं, वो विवाद भारत की सरजमी में एंटर करता है और भारत के लिए खतरा क्रिएट कर देता है। जब हम ये बातें पढ़ रहे हैं तो एक चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट है इसकी हिस्ट्री जो कॉन्टेक्स्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 का अटेम्प्ट लेना चाहते हैं तो बहुत रेलेवेंट है आपके लिए कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझें, हिस्ट्री को समझें, कौन से टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट है ये पता हो। जैसे मैंने भी आपको लोकेशन बताई, इसकी रेलेवेंस क्या है? एग्जाम में अक्सर लोकेशन पूछी जाती है कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास कौन कौन से देश हैं, रेड सी किसको किसको जोड़ता है, यमन कहाँ पर है, हौती कहाँ काम करे, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। मेंस में आपको लंबा कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है कि सोवरेनिटी का इशू क्या होता है, सिक्योरिटी पैराडॉक्स क्या होते हैं, ऐसी चीजें समझनी बहुत जरूरी है और ये खुद से करने में बहुत दिक्कत होती है। अच्छी क्लासेस, अच्छे टीचर्स इसलिए बहुत रेलेवेंट होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो बहुत महंगी क्लासेस होती हैं इनका जाल तोड़ते हुए पीडब्ल्यू ओनली ऐसा आपके लिए लाया है एक ऐसी क्लासेस जो बहुत अफोर्डेबल है और हाईएस्ट क्वालिटी इंश्योर करते हैं। हमारे यूपीएससी फाउंडेशन बैच 2025 के लिए 2 कोर्सेज हैं, टाइटन और संकल्प। टाइटन इंग्लिश में है, संकल्प हिंदी या इंग्लिश में उपलब्ध है। दोनों ही ज्वाइन करके अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जहां आपको टेस्ट सीरीज, बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कैसे करें, ऑनलाइन क्लासेस, हर एक चीज समझाई जाएगी। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एनवायरनमेंट हो, उसके कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे, आपको प्रिपेयर किया जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है मन में तो वो सब यहाँ क्लियर किया जाएगा। ऐसे कोर्सेज आपको इस लंबी जर्नी में हेल्प करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में, शेड्यूल मेंटेन करने में। इस कोर्स की डिटेल्स जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में पिन लिंक से मिल जाएंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं और चाहे तो एनरोल भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेके तो इतनी हाई क्वालिटी क्लासेस एट दिस प्राइस ऑफ जस्ट 10,999 बहुत मुश्किल से उपलब्ध होता है। तो प्लीज डू एनरोल इन इट। इसके बारे में और डिटेल आप जान सकते हैं लिंक के माध्यम से। तो उसके बाद अब बात आती है इजराइल एम्बेसी के ऊपर, जहां 2021 में अटैक हुआ था, 2012 में छोटे मोटे अटैक्स हुए थे और फिर 2023 में अटैक हो रहा है। तो ये कंसिस्टेंटली एक ही देश के एम्बेसी के खिलाफ हमले हुए हैं। 2 बार ईरान का नाम जोड़ा गया था, इसलिए मैं ईरान का नाम जोड़ रहा हूं खुद से, लेकिन चांसेस है कि वो ना भी हो सकते हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। पर जो भी मामला हो, जरूरी है कि भारत अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे, अपने इंटरनल सिक्योरिटी रीजन्स को भी सिक्योर करे। और किसी भी एम्बेसी के ऊपर हमला भारत के लिए सवाल उठाता है। पहले भी ईरान से इंडिया ने क्वेश्चन किया था कि आपके लोग इन्वॉल्व इसमें देखे गए हैं। अगर इस बार फिर कुछ ऐसा होता है तो भारत को शायद इजराइल को फिर बताना पड़ेगा, ईरान को फिर बताना पड़ेगा कि भाई देखिए आप ये चीज यहां नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया के सोवरेन लैंड में ऐसा हमला बहुत बड़ा ब्लॉट है भारत के ऊपर।
ठीक है, तो ये था ये वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या इसके पीछे ईरान हो सकता है या इंटरनली भी किसी ग्रुप ने ऐसा कुछ किया हो सकता है? देखते रहिए ज्ञानकोश। हैव अ नाइस डे एंड कीप वॉचिंग ज्ञानकोश।